इस ज़मीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पिछले साल 5 लाख से ज़ायद लोग गुजरे। ना वो हाइकिंग कर रहे थे, ना साइट सीइंग और ना ही कोई एडवेंचर। वो बस चल रहे थे दुनिया के सबसे घने, सबसे खतरनाक और सबसे बेरहम जंगलों में से एक के अंदर। ऐसा है जंगल जहां ना रोड्स हैं, ना रेस्क्यू टीम्स, और ना ही कोई लॉ, और ना ही ये यकीन कि आप दूसरी तरफ जिंदा पहुंच पाएंगे। यहाँ सिर्फ जंगल है, पहाड़, नदियाँ और मरते हुए लोग। ये है डेरियन गैप। The Darien Crossing is the darkest passage of the global migration phenomenon. Many who enter do not come out. It's a hardcore place. Drug runners, paramilitaries, robbers. They would disappear here. They bury you. Darien Gap, a treacherous strip of jungle connecting South and Central America, is renowned as one of the most dangerous migration routes in the world. दुनिया की सबसे डेडली जंगल जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, और वो पॉइंट जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे को तोड़ देता है। पिछले साल 5 लाख से ज़्यादा लोग इस जंगल में दाखिल हुए, लेकिन कितने लोग दूसरी तरफ निकले ये आज भी कोई यकीन से नहीं जानता। और सवाल ये है कि जब इंसान मार्स तक पहुंचने की बात करता है तो फिर इस ज़मीन के एक छोटे से जंगल को क्यों नहीं कनकर कर सका। और आज हम इस कहानी को समझने निकले हैं कि आखिर ये जंगल इतना डेडली क्यों है और लोग फिर भी यहाँ से गुजरने पर मजबूर क्यों हैं। आइए जानते हैं। डेरियन गैप कोई आम जंगल नहीं है। ये तकरीबन 1,77,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक वाइल्ड रीजन है जो पनामा और कोलंबिया के बॉर्डर पर वाक़या है। और सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि ये पैन अमेरिकन हाईवे का सिर्फ और सिर्फ एक मिसिंग पीस है। एक ऐसी रोड जो अलास्का से लेकर अर्जेंटीना के सॉदर्न टिप तक तकरीबन 30,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, लेकिन जब ये रोड डेरियन तक पहुंचती है तो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सिर्फ जंगल रह जाता है, जहां बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं, घने क्लाउड फॉरेस्ट हैं, दलदली इलाके हैं और ऐसी नदियां हैं जो कुछ ही मिनट पहले मौजूद नहीं होती और फिर अचानक सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। साल के 365 दिनों में से तकरीबन 330 दिन यहाँ बारिश होती है, और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं होती, बल्कि ऐसी मुसलसल और शदीद बारिश जो ज़मीन को पानी से भर देती है और फिर अचानक डेंजरस फ्लैश फ्लड्स पैदा कर देती है। लेकिन 21st सेंचुरी में डेरियन गैप सिर्फ अपनी जियोग्राफी की वजह से मशहूर नहीं हुआ। आज ये पूरी दुनिया का सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक माइग्रेशन कॉरिडोर बन चुका है। सिर्फ 2023 में तकरीबन 5 लाख लोग पैदल इस जंगल को क्रॉस करने निकले। और यहाँ एक बात ऐसी है जो डेरियन गैप को समझने का पूरा नज़रिया बदल देती है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक माइग्रेशन से मुतालिक मौत की तादाद कुछ 100 के करीब बताई जाती है, लेकिन एड वर्कर्स, जर्नलिस्ट और रिसर्चर का कहना है कि असल नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस जंगल में दाखिल होते हैं और फिर कभी नज़र नहीं आते। ना कोई रिकॉर्ड होता है, ना उनकी कोई तलाश, ना ही उनका कोई हिसाब। डेरियन गैप अपने राज खुद संभाल कर रखता है। लेकिन डेरियन गैप का इंसानी जानों को निकलने का सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ। इस कहानी का आगाज आज से नहीं बल्कि 500 साल पहले होता है। सदियों तक ये इलाका गुना एंड एम्ब्रा वोनन जैसी इंडिजिनस कम्युनिटी का घर रहा। वो इस जंगल के कवानीन को समझते थे और उसके साथ जीना सीख चुके थे। फिर 1510 में स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश की। ये अमेरिकन मेनलैंड पर यूरोप की सबसे पहली सेटलमेंट में से एक थी। स्पेनिश समझते थे कि उन्होंने इस रीजन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन डेरियन गैप ने जल्द ही उन्हें अपनी हकीकत दिखा दी। ट्रॉपिकल डिजीज़, बेरहम ह्यूमिडिटी, घना जंगल और हार्श कंडीशन ने सेटलमेंट को बुरी तरह मुतासर किया। कुछ ही सालों में स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने इस इलाके को छोड़ दिया और वेस्ट की तरफ जाकर पनामा सिटी इस्टेब्लिश कर ली। ये पहली दफ़ा नहीं था कि डेरियन ने इंसानी प्लान्स को नाकाम बनाया हो, और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं था। फिर 17वीं सेंचुरी आती है और स्कॉटलैंड की कहानी शायद डेरियन गैप की सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक है। 1698 में स्कॉटिश बैंकर विलियम पैटरसन ने एक ख्वाब देखा। उसका प्लान था कि डेरियन में न्यू कैलिडोनिया नाम की कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाए।
ऐसी कॉलोनी जो अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान ट्रेड का मरकज बन सके। आज जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पनामा कनाल की है, विलियम पैटरसन ने उसी इंपॉर्टेंस को 200 साल पहले देख चुका था। स्कॉटलैंड ने इस प्रोजेक्ट पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। तकरीबन 1200 सेटलर्स को डैरियन भेजा गया और मुल्क में गर्दिश करने वाली कुल दौलत का बहुत सारा हिस्सा इस मिशन में इन्वेस्ट कर दिया गया। लेकिन फिर डैरियन गैप ने वही किया जो सदियों से करता आ रहा है। जंगल ने उन्हें अंदर तो आने दिया लेकिन बचकर निकलने नहीं दिया। बीमारियां फैल गईं, फूड सप्लाईज खत्म हो गई और स्पेनिश अटैक शुरू हो गए। और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक सबोटाज ने भी सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर न्यू कैलेडोनिया तबाह हो चुकी थी। हज़ारों लोग मर चुके थे और स्कॉटलैंड की इकॉनमी ऐसे जख्म खा चुकी थी जिसे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकी। हिस्टोरियन के नज़दीक इसी फाइनेंशियल डेवस्टेशन ने स्कॉटलैंड को 1707 में इंग्लैंड के साथ यूनियन पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक जंगल, एक फेल्ड कॉलोनी और उसका नतीजा ये निकला, पूरी एक किंगडम का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल गया। सवाल यह है, क्या कभी किसी ने 60 माइल के दलदल भरे जंगल को खत्म करने की कोशिश नहीं की? कोशिश हुई थी और वो भी दुनिया के सबसे बड़े स्केल पर। स्टोरी शुरू होती है 1923 में, जब दुनिया के 15 कंट्रीज ने मिलकर एक ऐसे रोड का ख्वाब देखा जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देता। द पैन अमेरिकन हाईवे, एक ऐसी रोड जो अलास्का के बर्फानी इलाकों से शुरू होकर अर्जेंटीना के आखिरी कोने तक जाती। इसका मतलब था 30,000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी रोड जो पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ देती। 1937 में इसके लिए एक बाकायदा इंटरनेशनल ट्रीटी भी साइन हो गई। हर मुल्क ने तेजी से काम शुरू किया और देखते ही देखते पूरी हाईवे तैयार होना शुरू हो गई, सवाए एक जगह के, हमारा वही पुराना दुश्मन द डैरियन गैप। फिर साल आया 1971। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया। उन्होंने उस दौर में $100 मिलियन का बजट अनाउंस किया ताकि 1976 तक इस आखिरी हिस्से को भी कंप्लीट कर दिया जाए। निक्सन का ख्वाब था कि वो अमेरिका की एनिवर्सरी पर इस हाईवे को खुद इनॉग्रेट करेगा। पैसा पानी की तरह बहाया गया। जंगल के अंदर रोड का काम तकरीबन 60% तक कंप्लीट भी हो गया। ऐसा लगता था कि इंसान ने जंगल को हरा दिया, लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसी बाजी पलटी जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 1973 में काम को अचानक रोकना पड़ा और इसकी वजह कोई पैसों की कमी या जंग का शुरू होना नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बीमारी थी जिसे हूफ एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी थी जो जानवरों में फैलती थी। एक्सपर्ट ने वार्निंग दी कि अगर डैरियन गैप में रोड बन गई तो साउथ अमेरिका के बीमार जानवर इस रोड के ज़रिए नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाएंगे और पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इसके बाद बदकिस्मती से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि प्रोजेक्ट कभी संभल ही नहीं सका। 1974 में प्रेसिडेंट निक्सन ने रिज़ाइन कर दिया। 1975 में एक कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए इसकी फंडिंग पर स्टे लगा दिया गया और देखते ही देखते इन्वायरमेंटलिस्ट और इंडिजिनस लोगों ने जंगल को बचाने के लिए जोर लगाया, जिसकी वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस हाईवे प्रोजेक्ट को परमानेंटली किल कर दिया। 1978 तक अमेरिका ने अपना पूरा सपोर्ट वापस ले लिया और सालों की मेहनत पर हमेशा के लिए मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जो रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं खुल सका वो आज इंसानों के लिए खुल चुका है और अब यही खतरनाक जंगल दुनिया का सबसे डेडली माइग्रेशन रूट बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जगह इतनी डेंजरस है तो लोग यहाँ आते ही क्यों हैं? और जवाब बहुत सिंपल है, लोगों की मजबूरी उन्हें इस दलदल में घसीटती है। डैरियन गैप को समझने के लिए सिर्फ जंगल को देखना काफ़ी नहीं है, इसे समझने के लिए हमें पूरे अमेरिकन सुपर कॉन्टिनेंट को जूम आउट करना पड़ेगा। एक साइड पे साउथ अमेरिका है, दूसरी साइड पे नॉर्थ अमेरिका और बीच में सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप है और वो है डैरियन गैप। एक ऐसा जंगल जहाँ कोई रोड नहीं है। अगर कोई इंसान ओवरलैंड एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना चाहे तो डैरियन उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, वो एक सिंगल पॉसिबल रूट होता है। लेकिन इस रूट को इख्तियार करने के पीछे भी कुछ इंसानी मजबूरियों का रोल है। लैटिन अमेरिका में पिछले कुछ सालों में 20 मिलियन से ज़ायद लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं।
वेनेजुएला का इकोनॉमिक कोलैप्स, कोलंबिया की इंस्टेबिलिटी, इक्वेडोर में बढ़ती हुई वॉयलेंस और पूरे रीजन में पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब मिलकर लोगों को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ पुश करता है, जैसे टूथपेस्ट ट्यूब से दबाया जा रहा हो। 2023 में डेरियन क्रॉस करने वालों में 2/3 सिर्फ वेनेजुएलियन माइग्रेंट्स थे, लेकिन अब ये सिर्फ साउथ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा। अब मिडल ईस्ट, अफ्रीका, बांग्लादेश, सोमालिया, अफगानिस्तान और रिसेंट ईयर्स में अमेरिका तक के लोग इस रूट पर से आ रहे हैं। यहाँ तक कि डेरियन के आसपास की शॉप्स और होटल्स ने भी अपने साइन मैंड्रिन में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए हैं। ये लोग अपने मुल्कों से निकल के हज़ारों किलोमीटर समंदर और ज़मीन क्रॉस करके कोलंबिया तक पहुँचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये उनका यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुँचने का बेस्ट पॉसिबल चांस है। लेकिन कोलंबिया तक पहुंचना भी सफ़र का एंड नहीं है, वो सिर्फ डेरियन गैप का गेट है। और जब एक माइग्रेंट कोलंबिया तक पहुंचता है तो अक्सर वो इस पॉइंट पर होता है कि जहां उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जो पैसा, वक्त और रिस्क वो पहले ले चुका होता है वो उससे वापस जाने नहीं देता। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं रहता, ये एक वन वे साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। और फिर जब माइग्रेंट्स डेरियन की कोलंबियन साइड पर इंटर करता है तो उसका सामना किसी गवर्नमेंट से नहीं होता, उसका सामना होता है एक और पावर से। वो पावर है गल्फ क्लैन, एक पैरामिलिट्री कार्टेल जो डेरियन की एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ जंगल कंट्रोल नहीं करता, ये पूरा माइग्रेशन सिस्टम ऑपरेट करता है। एंट्री फीस, टेम्परेरी कैंप्स, फूड, गाइड्स, प्रोटेक्शन और यहाँ तक कि रिस्ट बैंड तक जो लोगों को कंट्रोल रूट्स पर मूव करने की परमिशन देते हैं। ये सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज है कि किसी इलीगल ऑपरेशन से ज़्यादा एक शैडो इकोनॉमी जैसा लगता है। 2023 में CNN के रिपोर्ट्स ने देखा कि जब एक कैंप से लोग निकल रहे थे तो 800 माइग्रेंट एक साथ रिलीज़ किए गए। अक्सर ये लोग फैमिलीज होती हैं और जब ये सफ़र स्टार्ट होता है तो कुछ कैंप्स में लाउड स्पीकर म्यूज़िक चलाया जाता है, जैसे ये कोई जर्नी नहीं बल्कि एक कंट्रोल डिपार्चर हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर माइग्रेंट एवरेज $125 तक गल्फ क्लैन को पे करता है। 2023 के माइग्रेशन नंबर्स के हिसाब से ये नियरली $100 मिलियन का एनुअल सिस्टम बन जाता है। और इस सिस्टम की सबसे डार्क ट्रूथ ये है कि माइग्रेशन रोकना उनके लिए फ़ायदा नहीं रखता। लोग ही प्रोडक्ट बन चुके हैं और हैरत की बात है ये प्रोडक्ट खुद चल के उनके पास आ रहा होता है। रिच माइग्रेंट, स्पेशली चाइनीज़ नेशनल, जिन्हें पूरे रूट पर रॉबरी के ज़्यादा रिस्क होते हैं, उनके लिए VIP रूट्स भी अवेलेबल होते हैं, शॉर्टर, थोड़े सेफ लेकिन प्राइस ज़्यादा। $850 तक लैंड रूट और $5000 तक बोट के ज़रिए रूट भी दिया जाता है, सिर्फ कुछ माइल्स के जंगल के लिए। गल्फ क्लैन को इंसानी डेस्परेशन का पूरा साइंस पता है। वो जानते हैं कि इंसान कब अपना लास्ट सेफ्टी नेट छोड़ देता है। और दूसरी बात यह है कि लीगल रूट्स एक्सपेंसिव हैं, फ़्लाइट्स बहुत महंगी हैं, वीज़ा मिलना मुश्किल है, इसलिए डेरियन गैप चीप बट डेडली ऑप्शन बन जाता है। ये जंगल सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं, ये एक लिविंग डेंजर जोन है। यहाँ स्टीप स्लॉप्स हैं जहाँ एक स्लिप मौत बन सकती है। मॉनसून में रिवर्स इतनी फास्ट होती हैं कि इंसान को बहा के ले जाती हैं। दिन में 40 डिग्री हीट और रात में रेन स्टॉर्म इस जंगल को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। यहाँ स्नेक्स, जैगुआर, पॉइजनस इंसेक्ट्स और डिजीज़ी हर कदम पर मौजूद है। मलेरिया, डेंगू और इन्फेक्शन यहाँ आम बात है। सफ़र का सबसे बदनाम हिस्सा हिल ऑफ डेथ कहलाता है, एक ऐसी खतरनाक चढ़ाई जहाँ कीचड़, फिसलन और थकन मिलकर हर साल काउंटलेस माइग्रेंट्स को गिरा देती है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ कोई रेस्क्यू सिस्टम नहीं है। अगर कोई गिर जाए, बीमार हो जाए या खो जाए तो वापस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डेरियन गैप को पैदल क्रॉस करने में 4 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइम का हिसाब नहीं, ये सर्वाइवल का हिसाब है। 2023 में हर 5 में से एक माइग्रेंट एक बच्चा था और उन बच्चों में आधे सिर्फ 5 साल या उससे भी छोटे थे। ये सफ़र किसी जर्नी जैसा नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल होता है। यहाँ डूब जाना आम बात है। अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड्स लोगों को बहा ले जाते हैं। गिरना आम है। अनस्टेबल ज़मीन, रात के अंधेरे में रिवर क्रॉस करना और एक छोटी सी स्लिप भी मौत बन सकती है।
ब्लिस्टर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पैरों में जख्म खराब होकर ट्रेंच फुट बन जाता है। गैंग्रीन कॉमन है और अगर किसी की टांग टूट जाए तो अक्सर उसका मतलब है वो आगे नहीं जा सकता। पनामियन साइड पर जब गल्फ क्लैन का कंट्रोल खत्म होता है तो असली क्योस शुरू होता है। आर्म्ड गैंग्स बेहिसाब वायलेंस के साथ ऑपरेट करता है। जो लोग जिंदा बचकर निकलते हैं वो कहते हैं कि उन्हें रास्ते में लाशें नजर आती हैं जिन पर तशद्दुद के निशान होते हैं, हाथ बंधे हुए, गोलियों के निशान। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक बड़े ग्रुप्स को किडनैप किया जाता है, उन्हें ज़मीन पर फेस डाउन रखा जाता है, लूट लिया जाता है, मारा जाता है और कई केसेस में सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है। एक औरत मैरियाना ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को बताया कि पहले ही दिन उन्हें एक डेड बॉडी मिली। लोगों ने कहा स्नेक बाइट से। कुछ लोगों ने बताया कि घंटों बाद ही उनके गाइड्स उन्हें छोड़कर चले गए। फिर आर्म्ड हुडेड मैन आए, उन्हें एक केव में ले गए जहां उन्हें स्ट्राइप करके लूट लिया गया। एक और माइग्रेंट किसल गार्सिया अपनी मदर इन लॉ और 4 बच्चों के साथ डेरियन क्रॉस कर रही थी। उसने $4000 एक गाइड को दिए, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन बाद गायब हो गया और फिर वो अकेली रह गई जंगल के बीच, ना खाना ना रास्ता, सिर्फ लाशें और खामोशी। वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी बचाने वाली चीज दूसरे माइग्रेंट्स के छोड़े हुए ब्लू कपड़े थे जो दरख्तों पर बंधे हुए थे, जैसे किसी ने अंधेरे में छोटी सी रोशनी छोड़ दी हो। उसके अल्फाज थे, हम माइग्रेंट्स को हर खतरे के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। हमें लगता है कि डेरियन सिर्फ एक नेचुरल बैरियर है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। डेरियन अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, ये एक ओपन वुंड बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जो अब इंजीनियर से नहीं बल्कि कार्टेल और ह्यूमन डेस्परेशन ने खोल दिया है। सोचिए, जब 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान आखिरी नेचुरल बैरियर भी बैरियर ना रहे तो क्या होता है। 2023 में लगभग 5 लाख लोग इस जंगल से गुजरे। 2024 में ये नंबर 10 लाख तक जाने का अंदाज़ा लगाया गया। और अब ना पनामा के पास कोई प्लान है, ना कोलंबिया के पास, ना यूनाइटेड स्टेट्स के पास। सिर्फ एक सिस्टम के पास प्लान है और वो सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है और वो है कार्टेल का प्लान। ऐसा लगता है कि आज भी एक फैमिली जंगल के किनारे खड़ी है। उन्हें बताया गया है कि सफ़र सिर्फ 2-3 दिन का है और ये बहुत मैनेजेबल है और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। लेकिन ये तीनों बातें आधी सच और पूरी झूठी हैं। तो आखिर आज तक पैन अमेरिकन हाईवे डेरियन केव से क्यों कंप्लीट नहीं हो सकी? इस सवाल का जवाब सिर्फ जंगल की मुश्किल जियोग्राफी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई लेयर्स छुपी हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और हिस्टोरियन के नज़दीक इस डिसीजन में इकोनॉमिक्स का भी एक इनडायरेक्ट रोल रहा है। सबसे पहले पनामा कैनाल, ये वो स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जहां से आज भी ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हर साल हजारों शिप इस रूट से अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान सफ़र करती हैं। अगर डेरियन गैप के थ्रू एक फुली फंक्शनल हाईवे बन जाती तो सिर्फ लैंड ट्रेड ही नहीं बल्कि कमर्शियल, ट्रकिंग और कार्गो मूवमेंट का एक नया पैरेलल रूट डेवलप हो सकता था, जिससे पनामा कैनाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और उसकी ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस पर इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ता। वो कनाल जहाँ से हर साल अरबों डॉलर का ट्रेड होता है, अगर ये रोड बन जाती तो ज़मीनी रास्ता खुल जाता, कमर्शियल कार्गो ट्रक्स के ज़रिए शिफ्ट हो जाता और इस कनाल की $1 बिलियन रेवेन्यू का सीधा नुकसान पहुंचता। अमेरिका और पनामा दोनों ही इस मेगा रेवेन्यू को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए कई एनालिस्ट के नज़दीक इस प्रोजेक्ट को कभी उतनी प्रायोरिटी मिली ही नहीं जितनी दी जा सकती थी। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स ही वजह नहीं थी, इस इलाके में एक और पावरफुल फैक्टर भी मौजूद था, इंडिजिनस कम्युनिटीज़। डेरियन गैप सदियों से गुना और एम्ब्रा वोनान जैसी मकामी कबाइल का घर रहा है। जब भी यहाँ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हुई, इन कम्युनिटी ने इसे अपनी ज़मीन, अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चरल सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट थ्रेट समझा। उनका स्टांस सिंपल था कि ये जंगल सिर्फ एक एम्प्टी प्लेस नहीं है, उनकी ज़िंदगी है और किसी भी हाईवे का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट और उनकी सदियों पुरानी सिविलाइजेशन का ग्रेजुअल ख़त्म होना। इन तमाम फैक्टर को मिलाकर देखा जाए तो जवाब क्लियर होता है कि डेरियन गैप को ना सिर्फ जंगल ने रोका बल्कि जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन रेजिस्टेंस तीनों ने मिलकर इसे आज तक इनकम्प्लीट रखा। आज पनामा और कोलंबिया दुनिया के वो अकेले
दो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो आपस में किसी रोड से कनेक्ट नहीं होते। वो 106 किलोमीटर का जंगल पिछले 50 साल से वैसे ही खड़ा है, अनबिल्ट और आज़ाद। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया की गवर्नमेंट इस इतने बड़े माइग्रेशन क्राइसिस पर क्या कर रही है? क्या कोई इस दलदल को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा? जवाब है, कोशिश तो हो रही है, लेकिन सिर्फ बाउंड्री खींचने की या मसले को हल करने की नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पनामा की। पनामा इस पूरे रास्ते का एग्जिट पॉइंट है। उन्होंने इस क्राइसिस से तंग आकर अपने बॉर्डर पेट्रोल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। डिपोर्टेशन तेज कर दी गई है। दलदल और जंगल के रास्तों पर बाकायदा फेंसेस लगाने की कोशिश की जा रही है और जो टेम्परेरी कैंप्स माइग्रेंट्स के लिए बने थे उन्हें बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ है कोलंबिया। कोलंबिया का स्टांस बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इस जंगल पर पहरा दे सके। उनके अपने अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो इस माइग्रेशन क्राइसिस पर फोकस ही नहीं कर रहे। रिजल्ट, कोलंबिया का बॉर्डर अब भी खुला हुआ है और इस सब के पीछे जो असली डेस्टिनेशन है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्या कर रहा है? अमेरिका ने इस प्रेशर को रोकने के लिए सख्त तरीन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, चाहे वो रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी हो, असाइलम लेने पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस हो, या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिपोर्टेशन। यहाँ तक कि आने वाले रास्तों में दूसरे मुल्कों पर प्रेशर डालकर वीज़ा रिक्वायरमेंट को बहुत मुश्किल बना दिया है ताकि लोग फ्लाइट पकड़कर करीब ही ना आ सकें। लेकिन इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा सबक क्या है? इंटरनेशनल फोरम्स पर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी मुल्क इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना ही नहीं चाहता। हर मुल्क चाहता है कि ये मसला उसके बॉर्डर से बाहर रहे, चाहे उसके लिए कितनी ही इंसानी जानें क्यों ना चली जाएं। ह्यूमन सफरिंग कंटिन्यूस है और ये जंगल आज भी उतना डेडली है। 8 सदियां गुजरने के बाद भी डैरियन गैप बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सेंचुरीज पहले था। जंगल वही है, इसके डेंजर्स वही हैं और बदकिस्मती से इंसानी मजबूरी भी वही है। शायद जब तक दुनिया के कुछ हिस्सों में जंगी हालात रहेंगे, कहीं इकोनॉमिक लैस होता रहेगा और कहीं इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, तब तक ये खौफनाक जंगल लोगों के लिए उनकी लास्ट होप रूट बना रहेगा। क्योंकि जब एक इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसे मौत का भी डर नहीं रहता। दिस इज वेयर डेस्परेशन मीट्स सर्वाइवल। डैरियन गैप सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी को दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी चांद तक पहुंच गई है, लेकिन इंसान आज भी जिंदा रहने के लिए जंगल में भटकने पर मजबूर है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।